रोहित शर्मा। ये देख रहे हैं यहाँ पे सम्मेलन होने जा रहा है। ये गांधी संग्रहालय है। बिहार की सामाजिक राजनीतिक संगठनों द्वारा आयोजित सम्मेलन। बिहार की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति, वर्तमान समय और हमारा हस्तक्षेप। मुख्य वक्ता हैं तुषार गांधी, जो महात्मा गांधी के पुत्र हैं, पुत्र नहीं पौत्र हैं। इसमें विशिष्ट वक्ता हैं श्री विजय प्रताप, नीलम, डॉक्टर ऋतु प्रिया, गुड्डी SL, घनश्याम। ये आज 6 तारीख है और यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित है, कार्यक्रम चालू है। हम इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। गांधी जी के चूँकि यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, उनके पौत्र आए हुए हैं, तो यहाँ पर गांधी जी का एक बहुत सुंदर उक्ति दिया हुआ है। 7 सामाजिक पाप, सिद्धांत विहीन राजनीति, परिश्रम विहीन धनोपार्जन, विवेक विहीन सुख, चरित्र विहीन शिक्षण, सदाचार विहीन व्यापार, संवेदन विहीन विज्ञान और वैराग्य विहीन उपासना। गांधी जी मोहन से महात्मा कैसे बने, उसका एक चित्रण है। ये आप बारी बारी से बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था होते हुए और आगे बढ़ते हुए समय काल में किस तरह से ये परिपक्व होते गए और धीरे धीरे महात्मा बनते गए। मोहन टू महात्मा, ये इनका अंतिम है स्टैचू है, जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं। ये सेट में बनाया गया है। ये सभा है और सभा में सभी लोग मौजूद हैं, बैठे हुए हैं और ये वक्ता है जो बात कर रहे हैं। इनके बाद जो है तुषार गांधी का स्टेटमेंट आपको हम यहाँ पर सुना रहे हैं। ये है तुषार गांधी, इनकी बात सुनिए पूरी। बिहार में काम करने से पहले बिहार के लोगों को ना सुनूं तो व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए ये बातें करने आया था। मैं सुनीलम जी से ये बात पे सहमति रखता हूँ कि हमने जिन पार्टियों को सपोर्ट करना है उनके पास से आश्वासन भी लेना ही चाहिए कि जो बातें हमारी जो डिमांडें होंगी वो अगर वो सरकार में आते हैं तो फुलफिल करेंगे और दगाबाजी नहीं करेंगे हमारे साथ, जो अक्सर करते हैं। उनकी फितरत होती है क्योंकि सत्ता में आने के बाद उनका रुख बदल जाता है, हमारे साथ का व्यवहार भी बदल जाता है। मेरी इसमें एक ही मजबूरी इस बार ये है कि मैं किसी भी हालत में भाजपा संघ के लिए ये चुनाव आसान करना नहीं चाहता हूँ। और ये मजबूरी जो हमारे मित्र पक्ष हैं वो भी समझते हैं, जानते हैं, इसलिए वो भी हमारे साथ उसी तरीके से रवैया इख्तियार करते हैं कि भाई जाओगे तो जाओगे, था हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, नहीं तो संघ की सरकार आएगी। मैं बापू जितना उदार नहीं हूँ कि मैं संघ से भी बात करूँ जाके। वो मेरे परदादा के हत्यारे हैं और मेरे परदादा के हत्यारों के साथ मैं बात नहीं करता। तो महेंद्र जी, आपने जो कहा कि भाई हम यहाँ गांधी के घर में बैठ के गोडसे की बात क्यों कर रहे हैं, तो मैं गोडसे की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आपका जो प्रश्न है वो तो इस सभा पे ही भी लागू होता है कि गांधी ने तो कभी चुनाव लड़ा ही नहीं था, तो फिर गांधी भवन में हम लोग चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी की बात क्यों कर रहे हैं। ये इस वक्त का तकाजा है। और बापू शायद आज़ादी के बाद अगर वो रहे होते तो पहले चुनाव में अपना असर दिखा के जाते थे, ये तय बात है। क्योंकि बापू कभी किसी एक पॉइंट पे अड़ग खड़े नहीं रहते थे, वो समय के साथ, तजुर्बे के साथ सीखते जाते थे और अपने मूलभूत जो तत्व थे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए समय के साथ बदलते भी थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई अगर 2 चीज़ों पे मैं विपरीत बयान देता हूँ तो आखिर में जो बोला उसको सत्य समझना, क्योंकि मेरे तजुर्बे के साथ में वो सीख सकता हूँ। तो हमने भी वो रिजिडिटी हमारे अंदर नहीं रखनी चाहिए। हम में भी वो बात होनी चाहिए कि हम समय के ज़रूरत के अनुसार हमारे मूलभूत तत्वों से खिलवाड़ ना करते हुए, कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए हम अपने आप को बदले और समय अनुसार कार्य को भी हम उस प्रकार से करें। मुझे चुनाव की राजनीति में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। मैं पार्टी पॉलिटिक्स में भी गया, चुनावों में भी गया, चुनाव लड़ा भी,
उसके बाद मुझे ये ज्ञान हुआ कि भाई ये मेरी बस की बात नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए स्पेशल एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। सब लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। कई लोगों ने आज़ाद भारत में आदर्श चुनाव लड़ने के प्रतिज्ञा से चुनाव प्रोसेस में वो आए हैं, उनमें से बहुत सारे निराश होके गए। मैं मेरे ही चुनाव का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। बम्बई में मैं शिवसेना के मधुकर सरपोतदार के खिलाफ खड़ा रहा था। उसी वक्त एक बहुत प्रखर सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष मुकाशी करके थे, वो चुनाव लड़े इंडिपेंडेंट बन के, और उन्होंने ये कहा कि मैं जो चुनाव आयोग की शर्तें हैं उसके अनुसार आदर्श चुनाव लड़के दिखाऊंगा। जब प्रचार हो रहा था तो उन्होंने बाखूबी आदर्श चुनाव लड़ा, और मुझे सब लोगों ने कहा था कि मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा था वो भारत की सबसे कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, बम्बई की बांद्रा की कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उसमें सबसे ज़्यादा सुशिक्षित लोग रहते थे। वोटर्स जो थे उनमें बहुत ही पढ़े लिखे लोगों की मात्रा बहुत बड़ी थी। मेरे कई दोस्त रिश्तेदारों ने फ़ोन करके मुझे कहा कि तू बेवकूफ़ी कर रहा है, ऐसा आदर्श प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है और उस चुनाव में तू भी खड़ा हो रहा है, तुझे कोई वोट नहीं देगा। मैंने कहा देखना ना सही, मैं लड़ूंगा तो सही। ये बात मैं खुद मेरे प्रचार सभा में मैंने कहा था कि भाई अगर मैं खुद यहाँ नहीं लड़ता तो मैं आशुतोष को ही मेरा मत देता, क्योंकि आदर्श प्रत्याशी। रिजल्ट आया उस दिन, मधुकर सरपोतदार 3,75,000 वोट लिया उन्होंने, मैंने 3,52,000 वोट लिए, मैं 17,000 वोट के करीब से हार गया। आशुतोष मुकाशी को 450 वोट मिले, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसलिए आदर्श चुनाव लड़ने के जो बातें हम करते हैं वो चुनावी प्रक्रिया को जो करप्ट कर दिया है उसमें कभी भी वो अब मुमकिन होने वाली नहीं है। आज तो मेरे जैसे लोगों के भी जो मेरी क्षमता है उससे बाहर चुनाव लड़ना हो गया, क्योंकि आज चुनाव में जितना पैसा लगता है उतना मुझे सपनों में भी कभी पैसा नहीं दिखा जितना पैसा वो लोग चुनाव को जीतने के लिए और चुनाव को करप्ट करने के लिए इस्तेमाल कर देते। तो ये हमारे लिए असंभव होता जा रहा है कि हम चुनाव में खुद खड़े रह के हमारे आदर्शों के लिए लड़े, और इसलिए हमारी भी मजबूरी ये हो जाती है कि हमको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर इस प्रोसेस में रहना है, असर दिखाना है, तो कहीं ना कहीं हमारे सिद्धांतों, हमारी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके ही काम करना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है, लाचारी है, क्योंकि मेरे जैसे लोगों को ये चिंता है कि ये जो हमारे मुल्क में जो गद्दारों ने सत्ता हासिल की है, मेरे राज्य में गद्दारों ने तख्ता पलट करवा के सत्ता हासिल की। अभी चुनाव जीत के भले आए हो, लेकिन उनकी वो चुनाव के जीत के पीछे जो गद्दारी करके उन्होंने सत्ता झड़पी थी, उसमें उन्होंने जो जो करवाया उसका बहुत बड़ा असर था। जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हमसे गद्दारी की और अंग्रेज़ों की वफादारी निभाई, वो लोग आज अपने आप को देशभक्त साबित कर रहे हैं। ऐसे हालातों में हम बहुत संकुचित होते जा रहे हैं, और हमारी मुश्किल ही ये है। मैं मानता हूँ कि बिहार में मुझसे भी ज़्यादा काबिल लोग इस चुनाव में काम करने आ रहे हैं, लेकिन जब मैं इस प्रक्रिया में सहभाग नहीं देता हूँ तो मुझ पर ये आक्षेप लगाया जाता है कि मेरी धरोहर की जिम्मेदारी मैं निभाता नहीं, और जब उसमें वो जिम्मेदारी निभाने को आता हूँ तो मुझ पर आक्षेप लगाया जाता है कि तेरे पास है क्या धरोहर के सिवा, तू किस मायने में आ रहा है। तो ये आप लोगों को निश्चित करना पड़ेगा कि आपको मेरी धरोहर चाहिए या नहीं चाहिए, उसके मुताबिक मैं काम करूँगा।
और इसीलिए मैं इस विनम्रता से यहाँ आया हूँ कि मैं कोई प्रोग्राम नहीं करना चाहता, मैं अपनी तरफ से कोई प्रोग्राम कार्यक्रम करना नहीं चाहता हूँ। बिहार के लोग अगर मेरे पास कुछ करवाना चाहते हैं, उनको अगर लगता है कि उस काम को करने से कोई फर्क पड़ेगा, तो ही मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। ये स्पष्ट बात है और इसीलिए मैं कोई प्रोग्राम नहीं दे रहा हूँ। कल जो हमने मीटिंग की, वहाँ भी मैंने यही कहा कि आप बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ, उससे असर क्या पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि यात्रा करें, तो आप वो यात्रा सुनिश्चित करिए कि मुझे कहाँ से कहाँ की यात्रा करनी है, कब वो करनी है और किन मुद्दों पे करनी। मैं महाराष्ट्र मुंबई में रहने वाला बिहार के मुद्दों पर कोई बात नहीं कर सकने वाला हूँ। अगर मुझे आप लोग ये बताएंगे नहीं कि इस चुनाव में कौन से मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिससे फर्क पड़ेगा, वही बात मैं बोल सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोल सकता। इसीलिए बिहार में लैंड होते ही पब्लिक मीटिंग करवाई नहीं मैंने कहा कि भाई हम हमारे जो साथी हैं उनके साथ बैठकर विचार विमर्श करें और उसमें से एक रणनीति खड़ी करें कि हम लोग साथ मिलकर और मैं उसमें किस तरह से प्रभावशाली बन सकता हूँ। कुछ मुद्दे मेरे हैं, मैं महिला और युवाओं को के साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा कि लोकसभा के चुनाव में भी और हमारे महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में भी असरकारक वोटर महिलाएं और युवा, जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, जो पहली दफा वोट देने वाले थे, उनका असर सबसे ज्यादा हुआ। महिलाओं को वोट, अब जो सत्ता में है महाराष्ट्र की सरकार, उसने खरीदे 1500 रुपए महिलाओं को देकर, रिश्वत देकर उन्होंने वो वोट खरीदे, युवाओं को सपने बेचे। तो क्या हम बिहार में ऐसी कोई एक महिलाओं के बीच में ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं कि भाई चुनाव के वक्त दिए गए पैसों से अपना ईमान ना बेचे? क्योंकि वो करते, अगर वो हुआ वापस, तो एक प्रथा बन जाएगी कि चुनाव के वक्त पैसा फेंको और वोट ले लो, और किस ग्रुप के ऊपर पैसा फेंकना है, किस ग्रुप को लालच दिखानी है, वो प्रस्थापित हो जाए। इसलिए ये सारी चीज़ों की बातें अगर हम करने लगेंगे और ये सारी चीज़ों की बातें हमारे ही महिला साथी महिलाओं के बीच में जाके करेंगे, हमारे ही युवा साथी युवाओं के बीच में उनकी ज़ुबान में करेंगे, हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नहीं बन सकते। वो इन्फ्लुएंसर्स अगर युवाओं की भाषा बोलेंगे, यूट्यूब पर रील्स युवाओं को पसंद आते हैं, वैसे रील्स युवा बना के डालेंगे, तभी उसका असर होगा। इसलिए हमने ये कोशिश करनी है कि हमारे तरफ, हमारी विचारधारा से प्रेरित युवा कितने हम रिक्रूट कर सकते हैं जो ये काम कर सके, युवाओं के साथ युवाओं की भाषा से बात कर सकते, महिलाओं के साथ महिलाओं की भाषा में बात कर सकते। शायद उसके लिए हमने कोई हमारी पारंपरिक प्रथाओं को वापस रिवाइव करना पड़े जो बिहार में प्रचलित हो। महाराष्ट्र में अभी मैं एक प्रायोजन के साथ काम कर रहा हूँ जिसको संविधान जागर सभा कहते हैं। हम लोग संविधान के बारे में लोगों में ज़्यादा जानकारी फैलाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं महाराष्ट्र में। उसमें महिलाओं में संविधान के बारे में जागृति और जानकारी लाने के लिए महाराष्ट्र की एक पुरानी प्रथा है, परंपरा है, हल्दी कुमकुम कि जहाँ महिलाएं एक दूसरे को मिलती है और तिलक लगाती है अपने एक दूसरे के सिरहाने पर, और उसके बाद वो बातें करना शुरू करती है और उसमें से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। अगर बिहार में ऐसी कोई परंपरा है तो उसका भी हमने उपयोग करके महिलाओं के बीच हमारा संवाद कैसे बढ़ सकता है, महिला के साथ का संवाद, उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में एक व्यू बनाना बहुत ज़रूरी है। सारे राज्यों में किसानों का मामला सुनीलम जी उतना ही प्रखर है, चिंता उतनी प्रखर है, असंतोष उतना ही प्रखर है। तो बिहार के किसानों के जो
यहाँ के रीजनल मामले हैं उनके बारे में हमने बात करके उसके बारे में अगर कोई व्यू रचना की, और जो आपने कहा कि किसान के कई मोर्चे यहाँ यात्रा करना चाहते हैं, कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो उसमें हम कैसे शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में अगर बात हो तो हम उसके बारे में भी कार्यक्रम कर सकते हैं। मैंने कल ही मेरी उपलब्धता की तारीखें दे दी है और ये छोड़ दिया है कि उसमें से किस तारीख को कहाँ कार्यक्रम करना है, कौन सा कार्यक्रम करना है, वो मुझे बिहार के साथी बताएं, उसके मुताबिक मैं वहाँ उसमें आने के लिए तैयार हो जाऊँगा। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। ये चुनाव बिहार का है, उसको महाराष्ट्र से आके नहीं लड़ा जा सकता, जीता जा सकता। उसमें सिर्फ सहभाग करके, जो अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, कि यहाँ की ताकत को कितना गुना हम बढ़ा सकते हैं अपने खुद के सहयोग से या अपने इन्फ्लुएंस से, उतना ही हम कर सकने वाले हैं। इसीलिए मैं चाहता था कि आज जो ये 25 जो ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप आए हैं यहाँ, वो लोग आज शाम को निकलने से पहले एक प्राइमरी स्ट्रेटजी अगर करें कि भाई ये हमारा कार्य क्षेत्र रहेगा इस चुनाव के दरमियान, यहाँ हम लोग काम करेंगे और यहाँ हम असरकारक हो सकते हैं, और उसके बाद वहाँ कैसे काम करना है, कौन काम करेगा, कौन से मुद्दे पे काम करेगा, वो सब तय हो। तो मुझे लगता है कि हम एक सुनियोजित तरीके से, असरकारक तरीके से ये मुहिम चला सकेंगे। ये मुहिम आप लोगों की है, हम सिर्फ उसमें हमारी क्षमता अनुसार सहयोग करने वाले हैं। ये चुनाव, मेरे यहाँ आने से इस चुनाव पे असर पड़ेगा, ये सोचना भी गलत है। हमने सिर्फ कोशिश करनी है, मैंने भी सिर्फ कोशिश करनी है। जो असर होगा, जो परिणाम आएगा, वो बिहार की जनता पे हमें छोड़ना पड़ेगा। हम में से किसी की क्षमता नहीं है कि हम इसमें, गौरव भी शायद सही मायने में वो बता नहीं सकता कि मेरे बिहार में आने से कितने परसेंटेज असर फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आखिरी में जिसको बापू ने दरिद्र नारायण कहा, उस दरिद्र नारायण पे हम छोड़ देते हैं कि हमारा फैसला क्या करेंगे। सिर्फ हमारे पक्ष में फैसला हो, उसके लिए हम उनके पास जाकर हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं। और मैं आने वाला हूँ तो हाथ जोड़ के सिर्फ विनती करने वाला हूँ कि भाई समझदारी से, जिम्मेदारी से वोट करिए। आपके सारे, और मैं ये यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर हमारी असर से यहाँ तख्ता पलट हुआ, सरकार पलट हुआ, तो भी हम छाती ठोक के नहीं कह सकते कि यहाँ की परिस्थिति का बदलाव हम ला सकेंगे, क्योंकि राजनीतिक पक्षों ने कभी हमारे साथ उस बाबत में वफादारी नहीं की है। कितने भी हम उनके ऊपर हावी क्यों ना हो, फिर भी वो लोग सत्ता में बैठने के बाद उनके आँखों पे जो चश्मा आ जाता है, वो कभी हम निकाल नहीं सके, उनको उनकी शील्ड को पियर्स नहीं कर सके, क्योंकि सत्ता में आने के बाद उन तक पहुँचने के लिए ही 6 महीने लगते हैं। और हम में वो ताकत नहीं है कि उनका गिरबान पकड़ के उनको रास्ते पे खींच के ले आए। वो ताकत बनानी पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि जब तक वो ताकत हम, और आप मुझे ये मत कहिए कि आप गोडसे वाली बात कर रहे हैं, जब तक मुझ में वो ताकत नहीं आती कि मेरे जनप्रतिनिधि का गिरबान पकड़ के मैं उसको रास्ते पे ले आऊँ और पूछूं कि तू कर रहा क्या है, जब मुझे पता हो कि वो गद्दारी कर रहा है, जब मुझे पता हो कि वो बेवफाई कर रहा है। एक बड़ी लड़ाई हमें लड़नी है इस चुनाव प्रक्रिया को बदलने की, जहां नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को वापस और खारिज करवाने की ताकत हमें मिलनी चाहिए। अब 75 साल के बाद हम इतने जिम्मेदार नागरिक जरूर बन गए हैं कि हमको राइट टू रिकॉल दिया जाए। जब तक हमको राइट टू रिकॉल नहीं मिलता, ये लोग राजा ही बन के हमको गुलाम बनाते रहेंगे। कोई भी हो, वो बीजेपी वाला हो या महागठबंधन का हो, सत्ता में आने के बाद वो राजा ही बन जाता है और हम उनको बनने देते। तो इसके लिए जो लड़ाई लड़नी है वो लंबी लड़ाई है। ये चुनाव के दौर में ये लड़ाई हम नहीं लड़ सकते, पर ये लड़ाई भी लड़नी है। समाज को
बचाने की लड़ाई भी इस चुनाव के बाद भी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि नफरत का जहर हमारे रगों में इतना फैल चुका है कि एक चुनाव या 2 चुनाव में उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके लिए हमें अविरत लड़ता रहना पड़ेगा। इसीलिए हमें समाज में जितनी गहराई तक नफरतबाज घुसे हैं, उतनी ही गहराई तक हमको जाकर उनका प्रतिकार करना पड़ेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नफरत के अंधेरे को मोहब्बत के चिराग जलाकर हमने छाटना होगा, और वो चिराग सबसे पहला अपने आप को बनाना पड़ेगा। जब तक हम मोहब्बत की बात समाज में नहीं करते, ये नफरतबाजों की नफरत कामयाब होती ही रहेगी। वो लड़ाई भी हम लड़ेंगे, वो लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। उनको भी 75 साल लगे हैं नफरत को इतना कामयाब करने में। तो रातों रात हम मोहब्बत की लड़ाई भी जीत नहीं सकेंगे, वो लड़ते रहना पड़ेगा। ये सारी तैयारियां करके जब चुनाव आते हैं तो चुनाव को मद्देनजर रख के हमको काम करने की एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि हम कैसे असरकारक काम कर सकते। तो आप लोग यहाँ सब आए आज शाम को। हम वापस अपने अपने घर जाने से पहले अगर एक बड़ी बड़ी मोटी मोटी एक रणनीति, एक सुझावों का लिस्ट जिसके ऊपर हम काम कर सकें, और कौन कौन क्या क्या काम करने की क्षमता रखता है और करने चाहता है, और एक चुनावी एक ग्रुप ऐसा बने कि जो पिछले चुनाव के रिजल्ट्स को स्टडी करके कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम फर्क कर सकते हैं और कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो 5 या 10% के मार्जिन में हो, जहां हमारे इन्फ्लुएंस से हम स्विंग ला सकें। उसका भी अगर एक 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी का लिस्ट बन जाता है तो हम कॉन्सेंट्रेटेड काम कर सकेंगे उसमें, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड काम करेंगे तो हमारा असर ज़्यादा दिखेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि शायद खाना ठंडा ना हो जाए और मुझे ज़्यादा गालियाँ ना पड़े कि सबको भूखा रखा। तो खाने के बाद वापस मिलते हैं और आपके सुझाव देखते हैं और कुछ रणनीति बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।